डियर स्टूडेंट्स, डिस्कवरी क्लासेज में एचआर सर आप लोगों का फिर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वेलकम करते हैं और स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग रीड करेंगे चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 5 के क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों की बोर्ड की एग्जामिनेशन में आप लोगों से पूछे जाने वाले हैं और उनका बहुत बेहतरीन आंसर कैसे लिखें, उन सभी बातों की चर्चा आज की क्लास में होगी। ठीक है, आपको हम समझाएंगे और बताएंगे कि कैसे जो प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे बोर्ड के एग्जाम में उसका आंसर कैसे लिखें। देखिए, सबसे पहला प्रश्न जो 1 नंबर का आप लोगों से पूछा जा सकता है उसको हम क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। पहला प्रश्न बन सकता है कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। 1 नंबर का प्रश्न आ जाए तो सिंपल सी डेफिनेशन आप लिखेंगे, जैव प्रक्रम किसे कहेंगे कि वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से, देखिए एक एक बात देखिए आप, कि वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से यानी कि सारे मिलकर के, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से जीवों के शरीर के, ये देखो एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है, इसलिए वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से जीवों के शरीर के अनुरक्षण का मतलब होता है रक्षा करने का कार्य करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं बच्चा, जैव प्रक्रम कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। समझ गए बात को। क्या लिखेंगे, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से जीवों के शरीर के अनुरक्षण का कार्य करते हैं, उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। और वो कौन कौन सी क्रियाएं अपने शरीर में होती हैं, कौन कौन से प्रक्रम अपने शरीर में होते हैं जिससे अपने शरीर की रक्षा हो जाती है। यानी कि जो जिंदा है ना, उसको जिंदा रखने के लिए बहुत सारे प्रक्रम अपने शरीर में होते हैं। तो वो कौन कौन से हैं, देखिए, पहला होता है पोषण। पहला कौन सा है, पोषण। अपने को कोई भी कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा जो होती है ना, वह किससे प्राप्त होती है, पोषण करने से प्राप्त होती है। खाद्य ऊर्जा अपने को प्राप्त होगी, उस ऊर्जा से हम क्या करते हैं, शरीर के विभिन्न कार्य करते हैं। ठीक है, लेकिन ये ध्यान में रखना कि केवल ऊर्जा ही सफिशिएंट नहीं है। आपने खाना खा लिया, वही सफिशिएंट नहीं है। खाने से ऊर्जा कब मिलेगी, खाने से ऊर्जा अपने को तब मिलेगी जब अपन श्वसन करेंगे। ठीक है ना, सिर्फ पोषण से आपका शरीर की रक्षा नहीं होगी, उसके साथ साथ एक और जैव प्रक्रम अपने को आवश्यक रहेगा। कौन सा बच्चा, श्वसन। तो पोषण भी जरूरी है तो श्वसन भी जरूरी है। अब ये पोषण व श्वसन जो होते हैं उसमें होता क्या है, आप देखिए, आपने खाना खाया, सिर्फ आमाशय तक गया, आंत्र तक गया, आंत्र में भोजन का पाचन हो गया, यहाँ तक बात समझ में आती है। श्वास आपने लिया श्वसन में और वो फेफड़ों तक गया, फेफड़ों से कूपिकाओं तक गया, यहाँ तक आपको बात समझ में आती है। लेकिन फिर फेफड़ों से पूरे शरीर में ऑक्सीजन जाना जरूरी है, फेफड़ों से पूरे शरीर में ऑक्सीजन जाना जरूरी है। और छोटी आंत्र से जो भोजन पचा है उसको पूरी बॉडी में पहुंचाना जरूरी है, उसको पूरी बॉडी में ले जाना जरूरी है। इसके लिए अपने शरीर में एक और तंत्र पाया जाता है जिसको कहते हैं परिवहन तंत्र, जिसे रक्त परिसंचरण तंत्र है। रक्त के माध्यम से अपनी बॉडी में जो आपने खाना खाया है वह उसका पाचन होने के बाद वह अपनी पूरी प्रत्येक कोशिका तक वहाँ तक जाता है। और श्वास जो आपने लिया है वह फेफड़ों से यानी कि कूपिकाओं से शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं को ले जाया जाता है। किसके द्वारा, परिवहन तंत्र के द्वारा। बात समझ में आ गई। तो पोषण व श्वसन ये दोनों अपन कर लें और परिवहन तंत्र नहीं हो तो ऐसा काम नहीं चलेगा, इसकी भी आवश्यकता है। क्योंकि सारे सम्मिलित रूप से अपने लिखा है तो सारे साथ मिलकर के किसकी रक्षा करेंगे, अपने शरीर की रक्षा करेंगे। ठीक है, और अगर ये भी ठीक हो गया भैया, ठीक है, ले गए, परिवहन भी ले गया, पहुंच गए सारी कोशिकाओं में। अब देखो, कोई भी काम होता है ना, वहाँ अपशिष्ट पदार्थ जरूर बनता है, वहाँ अपशिष्ट पदार्थ जरूर बनता है। अपने घर में कुछ भी काम करें, चाहे बढ़िया काम कर लो आप, चाहे सब्जी बना लो, ठीक है ना, तो कचरा तो बनेगा। ठीक है ना, कचरा तो एकत्र होगा। ठीक है, कुछ भी काम कर लो घर में, ठीक है ना, तो कचरा थोड़ा बहुत एकत्र होगा। ठीक है, उस उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालने के लिए भी अपने चीज़ें, अगर सारा कचरा अपने घर में एकत्र हो जाएगा तो क्या होगा भाई,
गंदगी उत्पन्न होगी, गंदगी से क्या होगा, बीमारियां उत्पन्न होगी, अपन मर जाएंगे। इसी प्रकार ये सोचो, आपने शरीर में अगर कोई कचरा बन रहा है, कोई उत्सर्जी पदार्थ बन रहे हैं, तो उनको भी अपने को क्या जरूरी है, बाहर निकालना जरूरी है, वरना अपना शरीर क्या हो जाएगा बच्चा, बीमार हो जाएगा और अपने शरीर की रक्षा नहीं कर पाएंगे। तो इन तीनों जैव प्रक्रमों के अलावा एक और जैव प्रक्रम अपने लिए जरूरी है, वह कौन सा है बच्चा, उत्सर्जन। कौन सा है, उत्सर्जन। तो ये सभी मिलकर सम्मिलित रूप से इन सभी को हम क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, जैव प्रक्रम कहते हैं। ध्यान रखना इस बात को कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, कि वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से हम जीवों के शरीर के अनुरक्षण का कार्य करते हैं, उन्हें जैव प्रक्रम कहते हैं। कौन कौन से हैं भाई वो सभी प्रक्रम, पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। ठीक है, ये प्रश्न आ गया, मान लो 2 नंबर का आया है तो 2 में से 2 आपके आएंगे। कब, जब आप वही बात बताएंगे जो इस क्लास में मैं आपको बता रहा हूं, तो ध्यान से देखना बच्चा। ठीक है, अब देखिए एक और बात, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले, पोषण किसे कहते हैं। पोषण जैव प्रक्रम हो गया ना, क्या है पोषण, जैव प्रक्रम है, ये तो आपको पता है ना। पोषण क्या है, जैव प्रक्रम है। तो परिभाषा भी अपन यहां से ही शुरू करेंगे। प्रश्न पूछ रहे पोषण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है, तो आंसर क्या होगा, पोषण। लिख दिया अपन ने, पोषण लिख दिया, बोर्ड की एग्जाम ऐसे ही लिखे, पोषण यहां पर लिख दिया है। अब इसके सामने लिखेंगे आंसर, वह जैव प्रक्रम, क्योंकि यह जैव प्रक्रम है। पोषण क्या है, जैव प्रक्रम है। तो आंसर यहां से शुरू करेंगे कि वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा जीव, कोई भी जीव है, हम भी हैं, तुम भी हो, गाय भैंस भी हैं, बंदर, रीछ, शेर, जो भी छोटे मोटे सूक्ष्म जीवाणु भी हैं, सारे जीव, वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा जीव जो होता है ना, कोई भी जीव मान लो, खाद्य ऊर्जा को क्या करता है, अंदर ग्रहण करता है, खाद्य ऊर्जा का अंतर ग्रहण करता है, उसे क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। खाद्य ऊर्जा का अंतर ग्रहण करने का जो प्रोसेस है वह क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। और पोषण के प्रकार, पोषण मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आपकी किताब कह रही है कि पोषण मुख्यतः 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से बच्चा, एक तो स्वपोषी पोषण या स्वपोषण, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, और दूसरा होता है हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन या स्वपोषण क्या होता है कि ऐसे जीव, सिंपल सी डेफिनेशन, बढ़िया सी परिभाषा आप लोगों के लिए है, कैसे याद कर लेंगे बच्चा, आप याद करें कि ऐसे जीव यहां से शुरू करेंगे, पोषण स्वपोषण, ऐसे जीव से शुरू करेंगे इसको, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अगर इसमें एक लाइन और जोड़ लें, जो अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से, कौन से पदार्थों से, अकार्बनिक पदार्थों से, ये शब्द और जोड़ लेंगे ना तो ये बढ़िया आंसर हो जाएगा। ऐसे जीव जो अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से स्वयं बनाते हैं, उन्हें स्वपोषी कहते हैं तथा इस प्रकार के पोषण को स्वपोषण कहते हैं। ठीक है, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या होगा, थोड़ा सा और देखिए, ऐसे जीव जो अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से स्वयं बनाते हैं, उन्हें स्वपोषी जीव कहते हैं तथा इस प्रकार के पोषण को स्वपोषण कहते हैं। अब कौन कौन से जीव हैं जो अपना भोजन बनाते हैं, आप ये मत समझना कि मेरी मम्मी तो खुद ही भोजन बनाती है, हम तो खुद ही अपना भोजन बनाते हैं, खुद ही खाते हैं। अरे नहीं यार, आप जो भी भोजन बनाते हो ना, वो किसी न किसी वस्तु से, किसी न किसी खाद्य पदार्थ से बनाते हैं। और वो खाद्य पदार्थ अपने को कहाँ से प्राप्त होता है, पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है, पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। इसलिए आप कभी ये मत कह देना कि हम अपना भोजन खुद बनाते हैं। कम से कम मनुष्य, जानवर, जीव जंतु जो बड़े बड़े आप देख रहे हो, वो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं। तो आप पूछेंगे सर कौन बनाता है खुद अपना भोजन, तो 3 मुख्य जीव ऐसे हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। ये सेल्फ डिपेंडेंट है, ये कह सकते हैं कि हाँ हम अपना भोजन खुद बनाते हैं। कौन कौन से हैं बच्चा, एक तो
हरे पौधे, दूसरे नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, इन दोनों में क्या पाया जाता है? पर्णहरित या क्लोरोफिल पाया जाता है। इसलिए ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। कौन सी क्रिया के द्वारा? प्रकाश संश्लेषी क्रिया के द्वारा अपना ये भोजन बनाते हैं। और इसके अलावा कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, वो रासायनिक पदार्थों का उपयोग करके अवायवीय भोजन बनाते हैं। कौन कौन से हैं? रासायनिक पदार्थों का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं। कौन से हैं? कुछ रसायन संश्लेषी जीवाणु, इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है और ये रासायनिक पदार्थों के द्वारा क्या करते हैं बच्चा? अपना भोजन बनाते हैं। आप लोगों से पूछ ले ऐसे जीवों के नाम बताओ जो स्वपोषी हैं लेकिन प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन नहीं बनाते हैं, तो क्या बताएंगे? आंसर बताएंगे कुछ रसायन संश्लेषी जीवाणु। क्या बताएंगे? कुछ रसायन संश्लेषी जीवाणु। इतना आप लोगों को याद हो गया तो हम चलते हैं बच्चा अगले पेज पर, अगली खास बात आपको बताने। कौन सी? स्वपोषी जीव अपना पोषण अकार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। यहाँ मैंने जोड़ दी और आपको कहा था मैंने डेफिनेशन में अगर ये शब्द जुड़ जाए तो ज़्यादा बेटर डेफिनेशन हो जाती है, बहुत अच्छी परिभाषा आप लोगों के सामने आ जाती है। ठीक है, अब देखिए विषमपोषी पोषण किसे कहते हैं? ये प्रश्न पूछ लिया आप लोगों के साथ कि विषमपोषी पोषण किसे कहते हैं, तो क्या आंसर देंगे? ठीक है, स्वपोषी पोषण, विषमपोषी पोषण, इसको कहते हैं हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चा? हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। विषमपोषी पोषण किसे कहेंगे? ऐसे जीव जो अपना पोषण या अपना भोजन स्वपोषी जीवों से प्राप्त करते हैं, खुद नहीं बनाते हैं बच्चा। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वपोषी जीवों से प्राप्त करते हैं। स्वपोषी जीव कौन कौन से हो गए? पेड़ पौधे, हरे पौधे, कुछ साइनोफासी नील हरित शैवाल या फिर कुछ रसायन संश्लेषी जीवाणु, ये स्वपोषी पौधे हैं, स्वपोषी जीव हैं। इन जीवों से अगर कोई जीव अपना पोषण प्राप्त करता है, अपना भोजन प्राप्त करता है, तो इस प्रकार उन्हें क्या कहेंगे? अपन विषमपोषी कहेंगे तथा इस प्रकार के पोषण को विषम पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम पोषण कहते हैं। और विषमपोषी जीव जो होते हैं ना, उनको हम शाकाहारी में जो केवल पेड़ पौधों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, मांसाहारी जो मांस खाते हैं, ठीक है, केवल मांस खाते हैं, उनको मांसाहारी कहते हैं। और जो सर्वाहारी यानी कि जो शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है, दोनों प्रकार के, उनको सर्वाहारी कहते हैं। और अपघटक, जब ये सारे मर जाएं तो उनको वापस मिट्टी में बदलने वाले कौन से है? सूक्ष्म जीव अपघटक कहलाता है। उसमें जीवाणु भी आते हैं, कुछ फंजाई भी आते हैं, कुछ कवक वगैरह भी आते हैं, फफूंद वगैरह, यीस्ट वगैरह जो लिख रखा है। तो अपघटक जो होते हैं उनमें कौन सा पोषण पाया जाता है? मृतजीवी पोषण। ठीक है, ये हो गए विषमपोषी जीव। शाकाहारी है, मांसाहारी है, सर्वाहारी है, अपघटक है, ये सब क्या है? विषमपोषी जीव हैं। अब देखिए मृतजीवी पोषण भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। मृतजीवी पोषण से आप क्या समझते हैं? तो आप सिंपल सी डेफिनेशन बता देना। कौन सी डेफिनेशन? कुछ जीव जो ना गोबर पे भी उग जाते हैं, उग जाते हैं ना, सड़ी गली पत्तियां हैं उनके ऊपर भी पौधे उग जाते हैं, उनमें भी छोटे मोटे जीव रहते हैं। ठीक है ना, एक कोशिकीय फफूंद वगैरह है, उन पर बूढ़ी माई उग जाते हैं ना, सांप की छतरी उग जाती है, तो सांप की छतरी भी वगैरह भी क्या है? जीव है। सांप की छतरी वगैरह भी क्या है बच्चा? जीव है। तो मृतजीवी पोषण उनमें पाया जाता है। समझ गए? सांप की छतरी फंगस, ठीक है ना, बूढ़ी माई फंगस, अपने देसी भाषा में कहते हैं इनको। ठीक है, तो मृतजीवी पोषण किसे कहेंगे? ऐसे जीव, ऐसे सूक्ष्म जीव भी अपन को कह सकते हैं या ऐसे जीव भी कह सकते हैं। ऐसे जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं उन्हें मृतजीवी, है ना, मृतजीवी कहते हैं। तथा इस प्रकार के पोषण को सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन या मृतजीवी पोषण कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेप्रोफाइटिक, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन किसमें पाया जाता है? एग्जाम्पल देखिए, फफूंद, फफूंदी का मतलब कवक, ईस्ट, ईस्ट भी कवक है, मशरूम। ठीक है, 3 एग्जाम्पल आप ध्यान में रखें, फफूंदी, ईस्ट और मशरूम, ये कवक है। और कुछ जीवाणु भी मृतजीवी पोषण उनमें
हो सकता है। तो ये ध्यान में रखेंगे। मुख्यतः जो आपकी बुक में बता रखे हैं कि फफूंदी है, यीस्ट है, मशरूम है, ये क्या है, इनमें मृत जीवी पोषण पाया जाता है। मृत कार्बनिक पदार्थों से जो जीव अपना पोषण प्राप्त करते हैं उसे कहते हैं, उन्हें मृतजीवी कहते हैं, तथा इस प्रकार के पोषण को मृतजीवी पोषण या सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ये बात समझ में अगर आ गई है तो थोड़ा सा और आगे बढ़ता है बच्चा। क्या है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया लिखिए। तो सिंपल सी बात है, प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया है उसमें क्या होता है कि पौधे जो होते हैं ना, हरे पौधे, वो वायुमंडल की CO2 गैस ग्रहण करते हैं। ठीक है, CO2 गैस लेते हैं अपने रंध्रों के द्वारा, जल लेते हैं जड़ों के द्वारा। जल किसके द्वारा लेते हैं, जड़ों के द्वारा। और हरे पौधे हैं इसलिए उनमें क्या होता है, पर्णहरित होता है या क्लोरोफिल होता है। यह सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को कैप्चर करता है। सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को कौन ग्रहण करता है, पर्णहरित ग्रहण करता है या क्लोरोफिल ग्रहण करता है। और फिर क्या करता है भैया, कार्बोहाइड्रेट, ये ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ क्या बनाता है भैया, ऑक्सीजन, जिसे अपन श्वसन में ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं और उसको हम श्वसन के रूप में ग्रहण करते हैं। बात समझ में आ गई। ठीक है, इसके साथ साथ 6 जल के अणु भी ये फॉर्मेशन इसमें होता है। तो यह अभिक्रिया आप ध्यान में रखें, 6CO2 प्लस 12H2O, सूर्य का प्रकाश, पर्णहरित या क्लोरोफिल, तीर के निशान के ऊपर, फिर C6H12O6 दैट इज ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट, 6O2 और 6H2O। ये अभिक्रिया आप टर लो का मतलब रट लो, याद कर लो। ठीक है, याद करना जरूरी है, समझना जरूरी है। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड व जल जो होते हैं उनसे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में व हरे पौधों के द्वारा पर्णहरित की उपस्थिति में क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है, ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है और जल का भी फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट का मुख्यतः फॉर्मेशन होता है। यह कार्बोहाइड्रेट जो होती है यह पौधों में किसके रूप में संचित रहती है, मंड या स्टार्च के रूप में इसको संचित किया जाता है। किसके रूप में संचित रहती है, मंड या स्टार्च के रूप में यह संचित रहती है। अब नेक्स्ट देखिए, यह बहुत बढ़िया प्रश्न है और बहुत बढ़िया प्रश्न ये जो है ना एग्जाम में पूछा जाता है 1+1+1 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। क्या प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की 3 प्रमुख घटनाएं लिखिए। 3 घटनाएं लिखेंगे, 3 आंसर मिलेंगे, 3 नंबर मिलेंगे। ठीक है, 3 प्रमुख घटनाएं क्या है। पहली घटना को आप ध्यान से रीड कीजिए कि सबसे पहले क्या होता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है, हरे पौधों में होता है ना प्रकाश संश्लेषण, किस में होता है, हरे पौधों में होता है। तो पहली लाइन क्या लिखेंगे, हरे पौधों की पत्तियां हरी क्यों होती हैं, पर्णहरित के कारण, क्लोरोफिल के कारण। पौधों का हरा रंग क्यों होता है, पर्णहरित के कारण, क्लोरोफिल के कारण, सबको पता है। तो सबसे पहले जैसे ही सूर्य उगा तो पत्तियां जो है उसके ऊपर हरी पत्तियां हैं, सूर्य की किरणें गिरने लगी। सूर्य की किरणें गिरने लगी ना, तो इन सूर्य की किरणों को क्या कौन कैप्चर करेगा, क्लोरोफिल। कौन कैप्चर करेगा, क्लोरोफिल कैप्चर करेगा। तो सबसे पहली बात वही होगी कि क्लोरोफिल जो होता है, पर्णहरित जो होता है, वह सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। पत्तियां जो हैं उसके ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़ा, क्लोरोफिल ने उस प्रकाश को ग्रहण कर लिया, अवशोषित कर लिया। आगे क्या घटना हो गई कि प्रकाश ऊर्जा जो है ना, जैसे ही क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करता है, उस प्रकाश ऊर्जा को किस में बदल देता है, रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। और रासायनिक ऊर्जा में बदलने के बाद यह पानी जो जड़ों के द्वारा ग्रहण किया था, इस रासायनिक ऊर्जा को किस में तोड़ देता है, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन में तोड़ देता है। यह ऑक्सीजन अपने को सांस लेने में काम आ जाती है। अब अगर आप लोगों से पूछ ले कि हम जो सांस लेते हैं, ठीक है, उसमें ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं, ये ऑक्सीजन हमें कहाँ से प्राप्त होती है, तो आप बताएंगे सर पेड़ पौधे छोड़ते हैं। अरे तो भैया ठीक है, पेड़ पौधे कहाँ से लेकर के आते हैं, तो आप बताएंगे कहाँ से लेकर के आते हैं। फिर दिमाग लगाना कि पेड़ पौधे की जो जड़ें होती है वह पानी को ग्रहण करती हैं। किसको ग्रहण करती हैं, पानी को ग्रहण करती है। ये पानी जब पत्तियों में जाता है ना, तो पत्तियां जो होती हैं इस पानी को तोड़ देती हैं, हाइड्रोजन में वह
ऑक्सीजन में। तो ऑक्सीजन जो होता है वह तो हमें श्वास में काम में लिया जाता है, काम में ले लिया जाता है, और हाइड्रोजन जो होता है उससे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जोड़ करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर दिया जाता है। इस प्रकार ऑक्सीजन जो होता है उसका स्रोत क्या है? जल है। क्या है बच्चा? जल। समझ गए? तो ये देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ देता है पानी को। ठीक है, दूसरी घटना ये हो गई। ठीक है, पहली घटना है क्लोरोफिल द्वारा सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करना, दूसरा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना तथा जल को हाइड्रोजन व ऑक्सीजन में तोड़ना, तीसरी बात क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन करना, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो जाता है। अपचयन किसे कहते हैं? हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। ये हाइड्रोजन जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ जाता है और क्या बना देता है बच्चा? कार्बोहाइड्रेट बना देता है। क्या बना देता है? कार्बोहाइड्रेट बना देता है। ये तीन घटनाएं हैं क्या? प्रकाश संश्लेषण की तीन प्रमुख घटनाएं। बात समझ में आ गई? अब नेक्स्ट देखिए चौथी बात। रंध्र किसे कहते हैं और इनके क्या कार्य हैं? रंध्र किसे कहते हैं, इनके क्या कार्य हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है। रंध्र किसे कहते हैं? सिंपल सा प्रश्न है, 6th क्लास का प्रश्न है, 10th क्लास वालों को तो आना ही चाहिए भैया। रंध्र किसे कहते हैं? तो सिंपल सी बात है, इनके क्या कार्य हैं ये भी सिंपल सी बात है। 6th 7th 8th 9th और 10th 11th 12th सब स्टूडेंट्स को ये प्रश्न आना चाहिए। क्या खास बात है? देखिए रंध्र पत्तियों की सतह पर अनेक पत्तियां जो होती है ना उसकी ऊपरी सतह पर भी पाए जाते हैं, निचली सतह पर भी पाए जाते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके केवल ऊपरी सतह पर, पत्ती की ऊपरी सतह पर पत्ती है, ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। कुछ पौधे ऐसे हैं जिसकी निचली सतह पर पाए जाते हैं, और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी दोनों सतहों पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो रंध्र क्या कहेंगे? पत्तियों की सतह पर अनेक सूक्ष्म का मतलब होता है छोटे सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिन्हें हम रंध्र कहते हैं। पत्तियों की सतह पर छोटे अत्यंत अनेक सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। सिर्फ सीधी सी बात है। देखिए कार्य क्या है, काम देखिए इनका। ये गैसों का विनिमय, जो ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड वो ग्रहण करते हैं ना पत्तियां, वह इन रंध्रों के द्वारा ही अंदर आती है। पत्तियों में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो किसके द्वारा आएगा? इन रंध्रों में प्रवेश करेगा। ठीक है, फिर जो प्रकाश संश्लेषण में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होगा। समझ गए बात को? तो पहला काम तो क्या होता है? गैसों का विनिमय। क्या होता है? गैसों का विनिमय। फिर वाष्पोत्सर्जन क्या होती है? कि जड़ें जो होती हैं वो पानी को ग्रहण करती हैं, अवशोषण कर लिया, ये पानी तने में ऊपर चढ़ता है, चढ़ गया। ये भंगड़ा डांस नहीं है, पानी ऊपर जा रहा है। ठीक है ना, पानी ऊपर जा रहा है ना, पानी ऊपर जाते जाते पत्तियों में पहुंच जाता है, और जैसे ही धूप पड़ती है इन रंध्रों के द्वारा यह पानी वाष्प बन करके उड़ता रहता है। इसको क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। परिभाषा क्या हो जाती है कि पौधों की पत्तियों द्वारा जल का वाष्प के रूप में उड़ जाना क्या कहलाता है? वाष्प के रूप में उत्सर्जन होना क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। तो रात्रि में ये बंद हो जाते हैं, इसलिए पानी की बचत हो जाती है। बंद हो गए छिद्र, रात्रि में बंद होकर के पानी की बचत करते हैं। तो तीन मुख्य कार्य आप लोग बता देना। ठीक है, अब देखिए रंध्र किस प्रकार खुलते व बंद होते हैं? ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। हर कोई स्टूडेंट अगर करेगा तो उसकी बस की बात नहीं है। वो ही स्टूडेंट इस आंसर को देगा जो एचआर सर को सुनेगा। ध्यान से, रंध्र किस प्रकार खुलते व बंद होते हैं समझाएंगे। पहले देख लीजिए, पहली बात क्या होती है? रंध्र कैसे खुलते हैं? तो देखिए रंध्रों का खुलना व बंद होना, रंध्र खुलेंगे व बंद होंगे। अब ये देखिए भाई, आपका गेट है, गेट को क्या कहते हैं? द्वार भी कहते हैं, दरवाजा भी कहते हैं, द्वार कहते हैं ना। अब द्वार का बंद होना और खुलना किसके ऊपर डिपेंड करेगा? कीवाड़ों पर। ठीक है ना, द्वार की
किवाड़ों पर, यहाँ पर ये जो रंध्र जो है ना, यहाँ पर रंध्र का जो द्वार है ना, यहाँ पर भी किवाड़ हैं। उन किवाड़ों को क्या कहते हैं? कोशिकाएं कहते हैं, द्वार कोशिकाएं। क्या कहते हैं? द्वार कोशिकाएं। तो रंध्रों का खुलना व बंद होना द्वार कोशिकाओं के द्वारा होता है, द्वार कोशिकाओं पर निर्भर करता है। द्वार कोशिकाएं जो होती है ना, वो ही रंध्रों को खोलती हैं और वो ही रंध्रों को बंद करती हैं। अब कैसे खोलती हैं? जब द्वार कोशिकाएं जो होती हैं उनमें पानी प्रवेश कर जाता है, जल प्रवेश कर गया इनमें भैया, द्वार कोशिका में क्या प्रवेश कर गया? जल प्रवेश कर गया। तो वे क्या हो जाएंगी? पानी प्रवेश करेगा ना, तो क्या हो जाएंगी कोशिकाएं? पानी आप पी लो, पेट फूल जाएगा। जिसमें भी पानी प्रवेश करेगा उसको फुला ही देगा, फुला देगा ना। तो कोशिकाओं को, ये द्वार कोशिकाओं में पानी प्रवेश कर जाता है तो वो क्या हो जाती है? फूल जाती है। और फूल जाती है तो रंध्र खुल जाता है। फूल जाती हैं तो रंध्र खुल जाता है। और जब द्वार कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं तो रंध्र बंद हो जाता है। कहने का मतलब, जब द्वार कोशिकाओं में पानी प्रवेश कर जाएगा तो द्वार कोशिकाएं फूल जाएंगी, और जब द्वार कोशिकाएं फूल जाएंगी तो रंध्र खुल जाएगा, और जब द्वार कोशिकाएं सिकुड़ जाएंगी तो रंध्र बंद हो जाएगा। ये 10th क्लास का लेवल है। आगे तो बहुत बातें हैं, लेकिन आप इतना सा ध्यान रखें, आपका प्रश्न एकदम सही। देख लेते हैं चित्र के माध्यम से। आप कहेंगे कि सर डायग्राम से नहीं समझाया। तो ये देखिए, ये तो है रंध्र, ये तो क्या है? पत्तियों की पत्तियां हैं, और ये पत्तियों का ये क्या है बच्चा? रंध्र है। ये रंध्र है, खुला रंध्र, ठीक है। और इनके दोनों तरफ ये देखो द्वार कोशिकाएं हैं। ये द्वार कोशिकाएं हैं नंबर 1 और नंबर 2। ये दोनों क्या है बच्चा? द्वार कोशिकाएं हैं। और इनमें जैसे ही पानी प्रवेश करेगा इन द्वार कोशिकाओं में, H2O, इनमें पानी प्रवेश कर गया तो ये फूल जाएंगी। तो देखो फूल गई ना ये द्वार कोशिकाएं, तो रंध्र क्या हो गया बच्चा? खुल गया। रंध्र खुल जाता है, खुल जा सिम सिम, रंध्र खुल गया। और जैसे ही ये द्वार कोशिकाएं सिकुड़ गई, पिचक गई ना, ये पिचक गई, तो ये रंध्र क्या हो गया बच्चा? ये रंध्र बंद हो गया। रंध्र क्या हो गया? बंद हो गया। इस प्रकार रंध्र खुलते व बंद होते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर कर दें। क्यों? क्योंकि अच्छी क्लास जो होती है ना, उसके ऊपर सबका हक होता है। इसलिए आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।